स्वागत है कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम कक्षा 11 में पार्ट सेकंड लेखन कला और शहरी जीवन पढ़ रहे हैं। तो उसी में हमारा जो अध्ययन बिंदु है पेज नंबर पुस्तक का पृष्ठ संख्या 32 और अध्ययन बिंदु है शहरीकरण का महत्व। हम चूँकि मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं तो मेसोपोटामिया की स्थिति हम देखेंगे कि उस समय शहरीकरण का मेसोपोटामिया में क्या महत्व था और किस प्रकार से शहर है वो बसे थे। समझते हैं बिंदु को कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे, यानी सिर्फ रहने या जन आबादी के ही क्षेत्र नहीं थे, बल्कि कई प्रकार के विभिन्न क्रियाकलाप भी यहाँ पर होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां विकसित होने लगती, यानी खाद्य उत्पादन यानी खेती बाड़ी फसलों के अतिरिक्त भी अन्य दूसरी कई गतिविधियां भी शहरों के अंदर होती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात रोजगार या कार्य के क्षेत्र बढ़ जाते हैं, श्रम का महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व यानी जनसंख्या या आबादी बढ़ने लग जाती है उस स्थान पर। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, यानी छोटे छोटे जो शहर होते हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर कस्बों में विकसित होने लग जाते हैं। कस्बा जो है जिले से छोटा और गांव से बड़ा रूप होता है, जहां थोड़ी घनी आबादी हो जाती है। कारण क्या है, इसके पीछे है कि आर्थिक गतिविधियां यानी अर्थव्यवस्था के स्रोत है वहाँ उपलब्ध होने लग जाते हैं, लोगों को आय के संसाधन उपलब्ध होने लग जाते हैं, तो वहाँ आबादी बसने लग जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, यानी सब एक साथ रहेंगे तो सभी को एक दूसरे का सहयोग है वो विभिन्न प्रकारों से मिलता रहेगा। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि विभिन्न प्रकार का सहयोग है और सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ ही नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित रहना पड़ता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है, एक दूसरे से वो सेवाएं ले सकते हैं। उन्हें बराबर आपस में लेन देन उनका होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर एक व्यक्ति है, इसमें ये समझाया गया उदाहरण के तौर पर कि किस प्रकार जो है आपस में एक दूसरे से लेन देन होता रहता है, किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते रहते हैं, उसके बारे में ही इसमें समझाया गया है कि पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर कोई व्यक्ति पत्थर की मुद्रा बनाता है तो मुद्रा सीधे तौर पे नहीं बनेगी, बल्कि उसे औजार या उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि मेसोपोटामिया में कांसा अधिक मात्रा में उपलब्ध था, तो ऐसी स्थिति में उससे औजार बनाए जाते थे और पत्थर उकेरने वाले कारीगर को औजारों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो औजार किसी अन्य से लेगा, ठीक है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, तो वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करें। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित रहती, यानी उसके पास सिर्फ योग्यता क्या है कि वो नक्काशी कर सकता है और वह व्यापार करना नहीं जानता, लेकिन उसे अन्य ज़रूरतों की अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो वो सहयोग आधार पर किसी अन्य से ही ले पाएगा। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा यानी टीन के लिए खुद बाहर नहीं जाता, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत भी रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। श्रम विभाजन अर्थात हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और ऐसी स्थिति में जो सभी एक दूसरे से सहयोग लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वही श्रम विभाजन होता है कि व्यक्ति अलग अलग कर्म करता है और उस योग्यता के आधार पे व्यक्ति या समाज में एक दूसरे से हम सहयोग लेते हैं, तो इस प्रकार से ये श्रम विभाजन की व्यवस्था मानी जाती है। तो शहरीकरण के अंदर भी शहरी जीवन की विशेषताओं में श्रम विभाजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यापार, उद्योग या आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जिसके कारण लोग हैं वो एक दूसरे से सहयोग है वो ले सकते हैं।
इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। सामाजिक संगठन यानी एक तरह से ढांचा जो समाज का। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को चलाने वाले जितने भी काम जो है या कारखाने चलाने वाले या जो कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले, तो उनको विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह उपलब्ध नहीं होती, बल्कि जो सामाजिक संगठन होता है जिसमें विभिन्न क्रियाकलाप होते रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आती है। जैसे ईंधन है, धातु है, विभिन्न प्रकार के पत्थर है, लकड़ी आदि। तो यहाँ पे हर एक अलग अलग व्यापारी होते हैं या इनकी श्रेणियाँ होती है, उनसे ये व्यापार है वो अलग अलग जगहों से आता है, और जिसके लिए संगठित व्यापार या भंडारण की भी आवश्यकता होती है, उसे इकट्ठा भी किया जा सकता है और इस प्रकार से मिलजुल कर व्यापार है वो किया जा सकता है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं, खासतौर से फसल से बनी हुई जो सामग्री या कह सकते हैं फसल वगैरह है वो जो है वो गांवों से आती है। उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। यानी उन्हें खरीदना, उन्हें इकट्ठा करना और फिर वापस उन्हें बेचने के लिए जो है सामाजिक श्रेणियां या संगठन होते हैं, उसके माध्यम से क्रियाकलाप है वो संपन्न होते हैं। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होते हैं। यानी एक व्यक्ति की योग्यता मुद्रा काटना है, लेकिन उसे तराशने के लिए औजार या बर्तन जो है वो दूसरे से खरीदेगा। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे लोग उनका पालन करते हैं। यानी जिसको ज़रूरत है वो उसके पास आदेश लेकर जाएगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और फिर दूसरा वो चीज़ उसको उपलब्ध करवाएगा मुद्रा लेकर या पैसे लेकर या जो भी वस्तु विनिमय है उस समय की व्यवस्था के अनुसार है वो जो है चीज़ की खरीद फरोख्त है वो करेगा। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है, क्योंकि शहर में एक तरह से विकसित ढांचा होता है और वहाँ पे हर चीज़ का लेखा जोखा होता है, एक तरह से हिसाब किताब है वो लिखा जाता है। तो ऐसा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर भी ऐसा ही हुआ करता था। अब यहाँ आया है कि मेसोपोटामिया एक बिंदु है आपका प्रश्न संख्या 32 के ऊपर ही है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कांसे के औजार या उपकरण अधिक मात्रा में बनाए गए थे, तो इसके कारण इसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबा और रागे के मिश्रण से जो है बनता है। कांसा 2 धातुओं के मिश्रण से बनता है, जिसमें तांबा और रागा ये 2 अलग धातुएं हैं और इनसे मिलकर है कांसे का निर्माण होता है। कांसे के निर्माण का मतलब है ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, यानी तांबा रागा अलग से मंगाया जाता, तो फिर इनको मिलाकर है वो कांसा बनाया जाता था। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती है। यानी धातु के औजारों की जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न कार्यों के लिए, यानी बढ़ई है अपना काम करता था, उसके लिए उसे औजारों की जरूरत पड़ती थी। मनके बनाए जाते थे, उसमें छिद्र करने के लिए औजारों की जरूरत पड़ती थी। पत्थर की मुद्रा उकेरने, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए औजार या उपकरणों की जरूरत पड़ती थी। और मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के ही होते थे। ये आपको याद रखना, सिंगल 1 नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि मेसोपोटामियाई हथियार हैं वो मुख्य रूप से या औजार हैं वो मुख्य रूप से किस धातु के बने थे, तो वो आपको याद रखना है कि कांस्य धातु या कांसे से बने होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नौकें कांसे की बनी होती थी, तो जो भालों की नौकें वगैरह भी जो बनाई जाती थी, आगे का शीर्ष भाग जो नुकीला होता है उसे भी कांसे से ही बनाया जाता था। अब यहाँ आया एक वार का शीर्ष, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न भी जो है आ सकता है। वार का शीर्ष क्या है, और आता भी है, ठीक है प्रश्न उसके अंदर। तो वार का शीर्ष क्या है, जो आपकी बुक संख्या प्रश्न संख्या जो 32 है उसी के ऊपर ये जो है छोटा सा पैराग्राफ है वो दिया गया है और चित्र भी दिया गया है। तो इसकी विशेषता है क्या है ये हम समझते हैं। देखिए 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर, उरुक जो नगर है वो मेसोपोटामियाई सभ्यता का एक नगर है, उरुक मारी, ठीक है, और उर, तो इसमें उरुक जो नगर है उसका जो है उसकी बात की गई है उसके संदर्भ में कि उरुक नगर में स्त्री का ये सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। संगमरमर जो बहुमूल्य पत्थर होता है जिसे हम मार्बल कहते हैं, उससे तराश कर बनाया गया था। इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द यानी जो है बहुमूल्य पत्थर नीले रंग के डाले गए थे तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी।
सिर के ऊपर एक खांचा बनाया हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था, बनाया हुआ था। ये मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना माना जाता है प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम प्राचीन विश्व की सभ्यताओं को समझें तो मेसोपोटामिया के अंदर जो ये मूर्ति जो मिली है, इस तरीका का जो सिर मिला है, उसके अंदर ये जो है वो विश्व प्रसिद्ध नमूना है वो माना जाता है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है कि जिसने भी इसको उकेर कर बनाया है या जिस भी कलाकार ने इसको बनाया है, मूर्तिकार ने इसे बनाया है, तो ये एक प्रसिद्ध नमूना भी माना जाता है और इसकी सुंदर बनावट के कारण इसकी प्रशंसा भी की जाती है। ये एक ऐसे कठोर पत्थर से तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। यानी जो कठोर पत्थर है यानी संगमरमर जिसका नाम दिया गया है, या मार्बल जो कि वहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा, तो उन्होंने अपने दूसरे देशों से या आयात किया होगा और इस प्रकार से उसके ऊपर जो है कलाकार ने अपनी प्रतिमा को बनाने का है वो प्रयास किया गया है। तो इसको वार्का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। पत्थर से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उसकी सूची बनाइए। तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वार्का शीर्ष जो है ये एक स्त्री का सिर है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में उरुक नामक नगर से मिला था, जिसकी ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं। तो ये प्रश्न समझकर भी आपको इसको याद करना है। अब है मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही, अर्थात किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं मेसोपोटामिया के निवासी विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देशों से मंगवाते होंगे, तो किस प्रकार से होती थी उसको हम इस बिंदु को हम इसमें समझेंगे कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामस अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि या दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जिसे हम डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ये दो नदियाँ दजला और फरात की नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, और यहाँ पर नदियाँ जब बहती थी तो अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती थी। तो यहाँ पे खाद्य संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, यानी खेती बाड़ी अच्छी होती थी, फसलों का उत्पादन अच्छा होता था। उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था, यानी लेकिन फिर भी खनिज है वो दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते थे या विभिन्न क्षेत्रों पर उसे जो है निर्भर रहना पड़ता था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें अर्थात मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, यानी बहुमूल्य पत्थर है वो मेसोपोटामिया के अंदर उपलब्ध नहीं थे। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के लिए के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, यानी वहाँ पर खजूर के या पोपलार के वृक्ष बहुतायत मात्रा में जो है पाए जाते थे इराक के अंदर या मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर। लेकिन ये जो लकड़ी है वो बेनिफिशियल नहीं होती थी, या एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी लकड़ी नहीं होती थी, या जिसे टिम्बर हम कह सकते हैं, इमारती लकड़ी नहीं हुआ करती थी, जिससे ऐसे में मेसोपोटामिया के निवासियों को अन्य क्षेत्रों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहाँ उपलब्ध नहीं थी, यानी जो है बहुमूल्य धातुओं का भी वहाँ पर अभाव था, यानी ये संसाधन वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, यानी दूसरे देशों से ये चीज़ें हैं वो मंगाते थे। यानी यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया के निवासियों का जो व्यापार है वो दूसरी सभ्यताओं के साथ था, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे, यानी बदले में वस्तु विनिमय भी एक तरह से होता होगा। तो वो बदले में दूसरे देशों को कपड़ा और जो है फसल या उससे उत्पादित जो चीज़ें होती थी वो तो वो निर्यात करते थे, और बदले में ये धातुएं वगैरह या लकड़ी है वो दूसरे राष्ट्रों से मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जिन देशों से ये व्यापार करते थे उनके पास भारी मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं थे, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी, यानी खेती उनके पास खेती जो है या फसल है वो उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मेसोपोटामिया के निवासियों के पास ये सारी चीज़ें हैं वो मौजूद थी। तो ऐसे में व्यापार है वो एक तरह से संतुलित व्यापार है वो एक दूसरे के साथ हो जाता था कि जिनको जिसकी ज़रूरत है वो इनको मिल जाता था।
इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की थी। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है कि सिर्फ योग्यता या व्यापार या सेवाएं ही नहीं बल्कि आना जाना या संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए हर सभ्यता के विकास के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। अब भारवाही पशु यानी जो बोझा उठाने वाले हैं, जिसमें गधा है, घोड़े हैं, ऊँट है, बैलगाड़ियाँ हैं, तो इनमें डालकर अगर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए तो ये बहुत कठिन कार्य होता है। काठ कोयला यानी लकड़ी का कोयला, ठीक है, कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी खर्च लगता है। एक तो लंबी दूरी हो जाती है तो पशुओं को टाइम लगता है उसे पार करने में, और भारी अधिक मात्रा में सामान भी उस पर बोझा लाद के नहीं ले जाया जा सकता, और वहीं पशुओं को चारे इत्यादि पर भी खर्च ज़्यादा आता है। तो शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है सर्वत्र जलमार्गी होता है। यानी ऐसी स्थिति में अगर नावें अच्छे मात्रा में अच्छी तरीके से बनाई जाए तो ऐसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो अधिक मात्रा में सामग्री है वो नावों के माध्यम से ले जाया जा सकता है, और जल मार्ग के माध्यम से अधिक सामान भी आता है और साथ में ये सस्ता भी पड़ता है। तो ये परिवहन के रास्ते हुआ करते थे। अनाज की बोरों से लदी हुई नावें या बजरें नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं। अब चूंकि वहाँ नदियाँ बहती थी और ऐसे में हवा के वेग से नावें हैं वो आसानी से फटाफट पार कर जाती थी, जिससे कोई खर्चा नहीं लगता, यानी कम खर्च में काम होता है, सिर्फ श्रम लगता है। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा भी खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। यानी यहाँ पे नौकाएं थी, और नौकाएं हैं वो नदियों के अंदर व्यापारिक उद्देश्यों से जो है चलती थी, जिसमें जो नदियों से जो धारा निकलती थी उस स्थान की तरफ जो है जलमार्ग के अच्छे स्रोत है वो नहरों के माध्यम से हुआ करती थी, या कह सकते हैं परिवहन हुआ करता था, जिसमें अनेक प्रकार की सामग्री या माल की ढुलाई है वो आसानी से की जाती थी। आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। तो आपको ये याद रखना है कि विश्व मार्ग के रूप में कौन सी नदी है वो मानी जाती है। तो फरात नदी मानी जाती है जो कि मेसोपोटामिया की प्रमुख नदी के रूप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसे आपको समझना है।